हेलो दोस्तों। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे इरिगेशन से। इरिगेशन जिसे कि हम हिंदी में सिंचाई भी कहते हैं। इससे पहले की पढ़ाई हमने दो भागों में कर ली है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1 एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पार्ट 2। इससे इससे पहले की वीडियो को देखने के लिए आप उन दोनों वीडियो को देखें। तो आज हम शुरू करते हैं इरिगेशन से। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन मतलब उसके ग्रोथ के लिए जल का, पानी का बहुत अधिक महत्व होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। पानी पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अलोंग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ खनिज उर्वरक भी पानी के साथ साथ खनिज और उर्वरक भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में, पौधों में 90% पानी होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जल आवश्यक, पानी आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। मतलब सूखे में पौधों का जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, इसी के लिए पानी की आवश्यकता है। वो अंकुरित नहीं हो सकते, वो बढ़ नहीं सकते हैं पानी के बिना। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू each part of the plant. We also protect the crop from both frost and hot air currents. जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। पोषक तत्व जो होता है जल में जो मिले हुए रहते हैं, उसका स्थानांतरण पौधे के हर एक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर। हॉट एयर में गर्म हवा और फ्रॉस्ट मतलब पाले से करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हैवी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, स्वस्थ फसल मतलब हेल्दी फसल ग्रोथ के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से पानी देना आवश्यक होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब विभिन्न डिफरेंट इंटरवल पर खेत में जल देना या पानी देना सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। सिंचाई का समय फसलों, मिट्टी एवं ऋतु पर निर्भर करता है कि किसमें कब सिंचाई होना है। इसमें 3 फैक्टर निश्चित करते हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके क्रॉप टू क्रॉप, फसल टू सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब फसल, मिट्टी और ऋतु तीनों डिसाइडिंग फैक्टर है सिंचाई के लिए।
In summer, the frequency of watering is higher. Why is it is so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? गर्मी में पानी देने की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन वेपोरेशन मतलब कि वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इसकी हम आगे जानकारी लेंगे। बूझो कहता है, I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. बुझो कहता है कि इस वर्ष मैं पानी देने के समय बहुत अधिक अवेयर रहूँगा, सतर्क रहूँगा। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे। Sources of irrigation. The sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. सिंचाई के लिए निम्नलिखित सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्रोत का प्रयोग किया जाता है, जो कि है वेल्स कुआं, ट्यूबवेल्स नलकूप, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झील, रिवर नदी, डैम बांध, डैम्स एंड कनाल्स। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ये सब निम्नांकित चीज है वेल। तो आगे हम बारी बारी से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। Traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों में पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग की तरीके अपनाए जाते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड। इसमें पशुओं और मजदूरों को प्रयोग किया जाता है। सो दिस मेथड्स आर चीपर, इसलिए यह सभी मेथड सस्ते होते हैं। बट लेस इफिशियंट, लेकिन कम दक्ष होते हैं। इफिशियंट उतने नहीं हो पाते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट मोट है मोट घिरनी, इसे कि हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, या सेकेंड है चेन पंप। तो हम पहले देखेंगे मोट का, जो कि फिगर 1.a में हम देख सकते हैं। इसमें कुआं से जल निकाला जा रहा है, चेन पंप। सेकेंड है चेन पंप, जो कि फिगर 1.4b में है। थर्ड है देखी एंड 4 है राहत लीवर सिस्टम। फिगर्स 1.4a से d, इसमें हम 4 चीज़ों को देखेंगे। पहला है मोट पुली सिस्टम, सेकेंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली एंड फोर्थ है राहत। इस फिगर से आप देखेंगे मोट कुएं से निकाला जा रहा है पानी, चेन
पंप, ये पंप के द्वारा चेन से खींचा जा रहा पानी। तीसरा में इसमें भी कुआं से निकाला जा रहा है और खेतों में पटाया जा रहा है। चौथा में राहत, चापानल चला के ये किया जा रहा है बैल के द्वारा। Pumps are commonly used for lifting water. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity, and solar energy is used to run these pumps. Pumps are commonly used for जल को पानी के ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का प्रयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम मॉडर्न मेथड देखेंगे इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर economically. The main methods of used are as follows. सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग इकोनॉमिकली मतलब कम खर्च से कर सकते हैं, जिसके लिए प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम, दो तरीके हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो हम शुरू करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available. इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो कि निश्चित दूरी पर एक पाइप से दूसरे पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। छिड़काव इसे हम देखेंगे फिगर 1.a में। इसमें देखिए पाइप, एक मेन पाइप है, मेन पाइप से कितने पाइप निकले हुए हैं। ये एक मेन पाइप, ये मेन पाइप है, मेन पाइप से यहाँ पे है, यहाँ से फिर कितने पाइप है, एक ही पाइप से 1 2 3 4 फिर आगे ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं और पूरे खेतों में पानी इसके द्वारा पहुँचाया जा रहा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पाइप के बहुत सारे सब पाइप है और इसके पानी ऐसा निकलता है जैसे कि वर्षा का ऋतु हो रहा है। ये सैंडी बलुई मिट्टी में अधिक कार्यकारी सिद्ध होता है। अब हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम।
In this system, the water falls drop by drop just at the पोजीशन ऑफ द रूट्स। इसमें जो है पानी ड्रॉप टू ड्रॉप दिया जाता है डायरेक्ट पौधे के जड़ों में। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए यह ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। यह टेक्निक मुख्यतः फलों के लिए, फ्रूट के लिए उपयोगी साबित होता है। गार्डन्स एंड ट्रीज, और इसमें बगीचे और पौधे भी आते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो कि हम फिगर 1.5 में देखेंगे, 1.5b में देखेंगे। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह एक वरदान है जहाँ पे पानी बहुत कम है, इसमें कि ड्रॉप टू ड्रॉप पानी डाला जाता है, जिससे कि पानी की बर्बादी भी कम होती है और पौधों के लिए यह कारगर साबित होता है। देखिए इसमें, इस फिगर में देखिए ड्रिप सिस्टम किस प्रकार ये निकाला जा रहा है कुएं से और ड्रॉप टू ड्रॉप दिया जा रहा है पौधों में। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। Bujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. बुजो और पहेली गेहूं के खेत में जाते और वहाँ देखते हैं कि गेहूं के अलावा कुछ और पौधे भी उगे हुए हैं। बुजो कहता है, Have these other plants have been planted purposely? क्या इनको कोई उद्देश्य से गेहूं के साथ रोपा गया है? In a field, other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called. इस खेत में बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि बिना इच्छा के वहाँ पे उग जाते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें ही हम खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। खरपतवार के हटाने को ही निराई कहा जाता है। वीडिंग इन नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. इसको हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पौधे के साथ साथ इन्हें भी पानी, न्यूट्रिएंट्स और लाइट चाहिए होता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ, ये इसीलिए अफेक्ट करते हैं पौधे के ग्रोथ को। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभी ये कटाई के टाइम भी, जब हम पौधे को काटते हैं उस टाइम भी ये वीड्स मिल जाते हैं जो कि खतरनाक होते हैं एनिमल, जंतु और ह्यूमन मनुष्य के लिए भी। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान बहुत से तरीके अपनाते हैं इनको हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय होता है द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड।
यह सबसे सर्वोत्तम टाइम होता है जब उसमें ये जब जब उसमें पौधे नहीं आए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय होता है जब उसमें पौधे, फूल और बीज ना बने, उससे पहले ही इनको हटा दिया जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ से उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट काट काट कर समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। दिस इज डन with the help of a खुरपी, a seed drill is also approach weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. खरपतवार को हटाने के लिए केमिकल तरीका भी यूज किया जाता है जिसको कि हम वीडिसाइड्स कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। लाइक 2,4-D, these are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. ये फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। द weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है और खरपतवार को हटाया जाता है, जो कि हम देख सकते हैं फिगर 1.6 में। ओके, इस तरह से बुझो कहता है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? क्या इसका कोई इफेक्ट भी होता है जब आदमी इसे लेके चलता है स्प्रेयर को अपनी पीठ पे टांग के? एज ऑलरेडी मेंशन द weedicides आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। यह पहले बताया गया है कि खरपतवार नाशी का उपयोग फूल और बीज होने से पहले किया जाता है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं होता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यह किसान के हेल्थ को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सो दे शुड यूज द केमिकल, इसलिए वो केमिकल उर्वरक को बहुत अच्छी तरीके से समझदारी से यूज करते हैं, केयरफुल्ली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। इसका उपयोग करने के लिए वे अपने एक कपड़े का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनका मुंह और नाक ढका हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, कटाई। पौधों को किस प्रकार काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इज ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब पौधे पक जाते हैं तो उसे काटना होता है जिसे कि हम हार्वेस्टिंग या कटाई कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सेरेल क्रॉप टू मैच्योर। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है अथवा उसे धरातल के पास से काटा जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल or by a machine called harvester. In the harvester crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact combined harvester and thresher. हमारे देश में दरांती की सहायता से कटाई किया जाता है अथवा मशीन का जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। कटी गई फसल जो भूसे से अलग करना होता है इसे थ्रेसिंग कहते हैं।
यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। देखिए फिगर 1.7, इसमें सिकल है। इस टाइप से इसका प्रयोग किया जाता है अनाज को काटने के लिए। यह है थ्रेशर, इसी से अनाज काटा जाता है मशीन की सहायता से। थ्रेशर है ये भूसा और बीज को अलग कर देता है। फिगर 1.8। पहली कहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े बीज को छोड़कर खेत में ही रख दिया जाता है, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित उठती है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में भी आग लगने का खतरा होता है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing. Farmers of land of grain and chaff by winnowing you have already studied in class 6. फसलों को किस तरह अलग किया जाता है, देखिए वो फिगर हम 1.9 में देखेंगे। विनोइंग मतलब फटकने वाली मशीन। इसमें बीज हमारे पास आ जाते हैं, फसल पास आते हैं, बाकी जो कूड़े होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। स्टोरेज, अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज भंडारण कि किस तरह फसल की कटाई करने के बाद हम उसे रखते हैं। स्टोरेज ऑफ produce is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. भंडारण स्टोरेज एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि फसल को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना होता है, जैसे कि नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्मजीवी से, तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर, ताज़ा कटी हुई फसल के दानों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म। अगर हम बीजों को बिना सुखाए स्टोर करते हैं तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक करके खराब करने की संभावना होती है। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, उसका अंकुरन क्षमता को नष्ट करता है। हेंस अतः बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए उसको भंडारण करने से पहले उसका मॉइस्चर को सूर्य का लाइट से हटाया जाता है, कम किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे उसे इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगी से सुरक्षा मिल जाती है। फार्मर्स स्टोर grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in soils and gardens to protect them from pests like rats and insects.
जो कि फिगर हम देखेंगे। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स। स्पेसिफिक chemical treatments are required to protect them from pest and microorganisms. किसान इसका जूट का बैग में इसको स्टोर करते हैं या मेटालिक बिन में। However, the large scale storage of grains is done in soils and granaries to protect their इसका स्टोरेज किया जाता है जिससे कि हम रैट चूहों इंसेक्ट से बचाया जा सके। किसान इसका उपयोग जूट बैग और मेटालिक बिन में कर लेते हैं, लेकिन ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एंड होम, मतलब सूखे नीम का पत्ते को उसमें रख दिया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन बिग गोडाउन में स्टोरेज करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। पेस्ट पीड को सूक्ष्मजीवों से करने के लिए लिया जाता है। देखिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, जूट के बोरे में रखा गया है। सॉइल सब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये बड़े बड़े जगहों पर इस तरह स्टोर किया जाता है जिसमें केमिकल की सहायता होता है। पहले कहती आशा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। पहले कहती है मैंने अपनी माँ को देखा कि उसने नीम के पत्ते को एक आयरन ड्रम में रखा, ऐसा क्यों किया जाता है वो जानना चाहती हैं। तो ये खरपतवार से बचाने के लिए, कीटनाशकों से बचाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। फूड एंड एनिमल्स मेक द, अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स एक्टिविटी। एनिमल से किस तरह हम फूड प्राप्त करते हैं, खाना प्राप्त करते हैं। मेक द फ्लोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क, फूड मिल्क सोर्सेज, काउ, बुफेलो, सी गोट, सी canal. Yeah. After completing this table, you must have seen that like plants, sorry, also animals provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared to home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. समुद्र के जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनका मुख्य आहार मछली होता है। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के लिए बहुत से चरण उपयोग किया जाता है, जैसे कि सबसे शुरू से ही हम देखेंगे बुआई है, कटाई है, स्टोरेज है, उसके पहले सिंचाई है। तो इतना सारे प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमें अनाज मिलता है खाने के लिए। तो ये तो हमें पौधे से प्राप्त हो जाता है, जंतु से प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार घरों अथवा फार्म पर पलने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे ही हम पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पहले कहते फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर इन ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है
इसमें विटामिन डी अधिक पाया जाता है। तो हमें अनाज पौधों से भी मिल गया और जंतुओं से मिल गया। इसके लिए भी हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिसे फार्म में रखा जाता है। फार्म में रखने के लिए उसे भोजन दिया जाता है, उसके रखने की जगह चाहिए, उसके देखभाल के लिए आदमी चाहिए। जब यह बड़े पैमाने पे किया जाता है तो इसे ही हम पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तब ये हो गया चैप्टर खत्म, हमने पढ़ लिया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और आपने क्या क्या पढ़ा है उसका समरी दिया हुआ है। जैसे कि है, पहला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि की पद्धतियाँ, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, क्रॉप फसल, फर्टिलाइजर उर्वरक, ग्रेनरीज भंडारगृह, हार्वेस्टिंग कटाई, इरिगेशन सिंचाई, खरीफ फसल, मैन्योर खाद, प्लॉ मने हल, रबी फसल, सीड्स बीज, साइलो, सोइंग बुआई, स्टोरेज भंडारण, थ्रेशिंग, वीड्स खरपतवार, वीडिसाइड केमिकल खरपतवार नाशी, विनोइंग, विनो मतलब फटकना, बीज और उसके साथ जो रहता है भूसा उसा उसको अलग करना। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से हम लास्ट में एक बार कर लेते हैं। What you have learned, एक summary. In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशेष कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप। भारत में फसलों के ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं, पहला रबी फसल और खरीफ फसल। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, प्लो एंड स्ट्रेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जुताई करके मिट्टी को तैयार करना, उसे समतल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए हल अथवा पाटल का उपयोग किया जाता है। सोइंग ऑफ सीड्स एट appropriate depths and distances gives good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच दूरी रखना उपज के लिए आवश्यक होता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है तथा खराब बीजों को हटा दिया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड tremendously with the introduction of new crop variety. मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद, मैन्योर और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्म के आने से रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। सॉरी। Supply of water to crops at appropriate interval is called irrigation. उचित समय के इंटरवल पर फसल को पानी देने को हम सिंचाई कहते हैं। Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. अनवांटेड बिना चाह के उगने वाले पौधे को हम हटा देते हैं,
जिसे कि हम खरपतवार कहते हैं, जो कि क्रॉप फसल के साथ साथ उग जाते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ साथ पानी की आवश्यकता उन्हें भी होती है, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसे हम हटा देते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैन्योर क्रॉप मैन्युअली बाय मशीन्स। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। हार्वेस्टिंग सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। भूसे को हटा दिया जाता है, जिसे कि हम थ्रेसिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टोरेज करने के समय हमें पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से फसलों को बचाया जाता है। फूड इज ऑल्सो obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. पशुओं को पालकर भी हमें खाना प्राप्त होता है, जिसे कि हम